जेनेटिक सीरीज़ का आज दूसरा लेक्चर है और पूरी की पूरी जेनेटिक सीरीज़ ये एनसीईआरटी बेस्ड है और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है कि खुद एक किताब को पढ़ के कैसे चीज़ों को समझा जाता है। तो इसका सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आपको पका पकाया मिल गया, आपने समझ लिया है, नोट कर लिया या याद कर लिया, उसके बाद आगे बढ़ गए, नहीं। इस सीरीज़ को कवर करने के बाद में आप ये भी पूरी तरह से समझ जाओगे कि किसी बुक को हम खुद कैसे समझ सकते हैं, जिसको हम कहते हैं सेल्फ स्टडी। और हमेशा याद रखना, सेल्फ स्टडी ही आपको बेहतर बनाएगी, वही आपका दिमाग खोलेगी। ठीक है, तभी आप सीखोगे अंदर से इम्पॉर्टेंट चीज़ों को समझना, निकालना कि किस तरह से हम ये जानते हैं कि एक पैराग्राफ में कौन कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, पूरी की पूरी जेनेटिक सीरीज अगर आपने अच्छे से समझ ली तो खुद किताब पढ़ के आप समझना सीख जाओगे, फिर किसी ट्यूशन, किसी होम ट्यूटर की आपको ज़रूरत नहीं होगी, इस बात की गारंटी है। ठीक है, अगर आपने ध्यान से पूरी सीरीज को कवर किया तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? जेनेटिक्स को समझने के साथ साथ अपने सेल्फ स्टडी को भी मजबूत करना और ये जानना कि एक किताब से कैसी चीज़ों को समझा जाता है। ठीक है, तो इसका पहला स्टेप होता है कि हम चीज़ों को पैरावाइज समझते हैं। किसी एक पैराग्राफ पढ़ा, उसमें फिर हम देखते हैं कि उसमें जो कीवर्ड हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो नहीं छूटने चाहिए, वो कौन से हैं, और उनको हम कीवर्ड्स को हाईलाइट करते जाते हैं साथ साथ में। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है, आप देख रहे होगे यहाँ पे। सेकंड पॉइंट होता है कि जैसे ही हमने एक पैराग्राफ ख़त्म किया, मान लो यहाँ दीस से लेके हमने पेरेंट्स तक एक पैराग्राफ ख़त्म कर दिया, तो अब हम क्या देखेंगे कि इस पूरे पैराग्राफ में किसकी बात की गई है, उसको हम एक टाइटल दे देते हैं। ठीक है, तो हमें ये समझ में आ जाता है इसकी इस पूरे पैराग्राफ में इस चीज़ की बात की गई है। ठीक, आगे बात समझ में। तो इससे हमारी आसानी ये हो जाती है कि हमें सारे 10 लाइनें याद ना करके हमें सिर्फ एक या दो वो शब्द याद रखने होते हैं जो उस पैराग्राफ में इम्पोर्टेंट हैं, और एक टाइटल जो हमने उसको दिया है। और जब इतना फोकस्ड, इतना एनालिटिकल तरीके से जब हम स्टार्ट करते हैं इस चीज़ों को पढ़ना, तो चीज़ें अपने आप ही आसान, स्मूथली चलती रहती हैं। ठीक है, अब जैसे स्टार्ट करते हैं, मान लिया पहले पैराग्राफ को हमने पढ़ा यहाँ से हाउस से लेके प्लांट तक, सॉरी हैव से लेके प्लांट तक, तो हमें इसमें ये बात समझ में आ गई कि बेसिकली इस पर जो जोर दिया गया है वो दिया गया है क्वेश्चन पे। एनसीईआरटी में ये बताया गया है कि हमें, हमारे दिमाग के अंदर ये क्वेश्चन उठना चाहिए कि क्यों हमेशा एलिफेंट के बच्चे एलिफेंट की तरह होते हैं और क्यों एक आम के बीज से आम का पौधा ही तैयार होता है। ठीक इसी तरह से सेकंड पैरा में क्या किया गया है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऑफ स्प्रिंग्स को फोकस किया गया है कि किसी भी जीव की संतानें, चाहे वो जानवरों की हो, इंसान की हो, वो आइडेंटिकल और अलग कैसे होती हैं अपने पेरेंट से। ठीक है, तो बेसिकली इसमें जो टाइटल हो जाता है या कीवर्ड कहो आप, तो क्या हो जाएगा, ऑफ स्प्रिंग्स हो जाएगा। इस पूरे ग्राफ में वही बात की है पैराग्राफ में। ठीक है, कि उसके जो भी लक्षण, चाहे पेरेंट के साथ सिमिलर हों या पेरेंट से अलग हों, वो आखिर क्यों हैं। ठीक है, तो ऑफ स्प्रिंग्स यानी कि संतान पर फोकस्ड है। अगले पैराग्राफ में अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैंने जेनेटिक्स को हाईलाइट कर रहा है। इसका मतलब क्या है, इस पूरे पैराग्राफ में जेनेटिक्स की बात की गई है और ये बताया गया है कि ऊपर जितने क्वेश्चंस आपके दिमाग ने सोचे, उन सारे क्वेश्चंस का आंसर अगर आपको कोई ब्रांच दे सकती है साइंस की, वो है जेनेटिक्स। और जेनेटिक्स अपने आप में क्या है, बायोलॉजी की एक ब्रांच है। फिर बताया गया है कि बेसिकली जेनेटिक्स है क्या, ये वो सब्जेक्ट है जो इनहेरिटेंस और वेरिएशन से डील करता है। और इनहेरिटेंस और वेरिएशन क्या है, कैरेक्टर यानी कि लक्षणों का पिता से उसकी संतानों में जाना। ठीक है, वो हो गया इनहेरिटेंस। साथ ही कुछ वो लक्षण जो संतान को माता पिता से अलग करते हैं, उसको हम कह देते हैं वेरिएशन। और इसी का पूरा जो दायरा है वो आता है जेनेटिक्स में। तो जेनेटिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं, हम इनहेरिटेंस और वेरिएशन को स्टडी करते हैं, या उन करेक्टर्स को स्टडी करते हैं जो इनहेरिटेंस और वेरिएशंस लाते हैं, और किस तरह से लाते हैं, उनके पीछे प्रिंसिपल्स क्या है, उसकी हम बात करते हैं। फिर इसमें बताया गया है इनहेरिटेंस क्या होता है। देखो, मैंने जेनेटिक्स को हाईलाइट किया, फिर इनहेरिटेंस को हाईलाइट किया। ठीक है, पहले इसने जेनेटिक्स बताया, अब ये इनहेरिटेंस को एलोबोरेट कर रहे हैं कि इनहेरिटेंस क्या होता है। इनहेरिटेंस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें लक्षण यानी कि कैरेक्टर्स माता पिता से उसकी संतान में ट्रांसफर होते हैं या पास होते हैं, उसको हम कह देते हैं इनहेरिटेंस। हिंदी में इसको कहते हैं वंशागति। वंशागति, तो वंशागति क्या हुई
किसी भी वंश के लक्षणों का गति करना माता पिता से उसकी संतान में वंशागति हो गई, सिंपल। ठीक है, इसी तरह से फिर आगे बताया है वेरिएशंस क्या होते हैं, यानी विभिन्नताएं क्या होती हैं। तो ये कह रहे हैं विभिन्नताएं मतलब उस डिग्री का मतलब होता है कि कुछ कम और ज़्यादा, सम कुछ की बात कर सकते हो। तो आप कह सकते हो कि वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो संतान को पेरेंट्स से अलग करते हैं उनको हम कह देते हैं वेरिएशंस। ठीक, आगे बात समझ में। वेरिएशंस को हिंदी में कहते हैं विभिन्नताएं, विभिन्नताएं। आगे बात समझ में। तो इस पूरे पैराग्राफ में किस पर फोकस किया गया है, जेनेटिक्स, ये इसका टाइटल हो जाएगा। आ रही बात समझ में। तो सेकंड पैराग्राफ का टाइटल क्या हो जाएगा, नहीं या फिर हर एक पैराग्राफ को चलते, मान लीजिए ये पहला पैराग्राफ हमने कहा, तो पहले पैराग्राफ का टाइटल क्या हो गया, वाई। ठीक, सेकंड पैराग्राफ पे हम गए तो सेकंड पैराग्राफ का टाइटल क्या होगा, ऑफ स्प्रिंग्स। आगे बात समझ में। थर्ड पैराग्राफ में जब हम गए तो उसका टाइटल क्या हो गया, जेनेटिक्स। इसी तरह से अब आगे पैराग्राफ में हम बात करेंगे तो इसका टाइटल क्या हो जाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कैसे, क्योंकि इसमें बताया गया है कि ये जो साइंस जिसकी हम अब बात करेंगे, जिसको हम पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, ये हजारों वर्ष पहले मानव जानते थे, वो उसको अप्लाई भी करते थे प्रैक्टिकल लाइफ में, बट उनको ये नहीं पता था कि बेसिकली ये अपने आप में एक साइंस है। बट वो ये जानते थे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण ही ये इनहेरिटेंस और वेरिएशन जैसी घटनाएं घटती हैं या फिर वंशागति और विभिन्नताएं होती हैं। ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, बेसिकली लैंगिक जनन, जिसको हिंदी में कहते हैं लैंगिक जनन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन सिंपल उनसे, ये तो हर कोई जानता ही था कि जब एक मेल और फीमेल, चाहे वो एनिमल में हो या इंसानों में हो, जब आपस में मेटिंग करते हैं उसको हम कह देते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो पहले के इंसान ये अच्छी तरह से जानते थे और उन्होंने क्या किया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही यूज करके उन्हें अपने डिजायर्ड मतलब इच्छा अनुसार जो अच्छे अच्छे गुणों वाली वैरायटीज थी उनके बीच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस के जरिए उन्होंने एक बेहतर स्पीसीज या बेहतर प्रजाति तैयार भी की, जिसमें एक एग्जांपल यहाँ पे नीचे आपको दे रखा है, साहिवाल कॉज। ठीक है, काउज मतलब गाय। साहिवाल प्रजाति की जो गाय है उसको बेसिकली एक अच्छे सांड और अच्छी नस्ल की गाय के बीच में मीटिंग करा के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करा के उन्होंने तैयार किया था। तो ये तो इसकी बात। तो फोर्थ पैराग्राफ में आपका क्या हो जाएगा टाइटल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब इसको समराइज करोगे तो याद करने का आसान तरीका क्या है, आपको क्या याद करना है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितने शब्द होंगे, 100 के आसपास। आपको 100 सब याद नहीं करनी है, आपको सिर्फ क्या रखना है, वाई, जेनेटिक्स, इनहेरिटेंस, वेरिएशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बात खत्म। 1 2 3 4 और 5 और बहुत करो 6। तो आपको केवल कितने याद करने पड़े, हर एक पैराग्राफ में हाईलाइट कितने वर्ड हाईलाइट करने पड़े, 6 वर्ड्स। इसका मतलब यह है कि जब आप इस पैराग्राफ की जिक्र करेंगे या इसको कहीं भी लिखेंगे तो इन 6 शब्दों का जिक्र आप जरूर करेंगे, क्योंकि अगर ये 6 शब्द छूट गए तो इसका मतलब है फिर वो बाकी रामायण हो जाएगी और आप ये नहीं बता पाएंगे कि इसमें कहना क्या चाह रहे हो आप। आ रही बात समझ में। तो ये है स्ट्रेटेजी पढ़ने की, कि हमने क्या करना है, कीवर्ड जो है, कीवर्ड का मतलब जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको हाईलाइट करते जाना है। ठीक है, लास्ट में फिर एक पैराग्राफ खत्म होती है, इस पैराग्राफ को हम टाइटल दे देंगे। टाइटल का मतलब है कि इस पूरे पैराग्राफ में इस पर बात की गई है। इसी तरह से जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखो अगला आता है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का हिंदी में मतलब है कि मेंडल के वंशागति के नियम, इसको हिंदी में कहते हैं, क्योंकि हिंदी मीडियम के छात्र स्टूडेंट्स भी होंगे, तो मेंडल के वंशागति के नियम। अब देखो इस पूरे में अगर आपसे कहा जाए कि मेंडल्स के लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पे अगर 2 या 3 नंबर का कोई क्वेश्चन आता है, उसको आंसर को आप लिखिए, तो आप क्या लिखोगे, उसमें आप पूरी ये रामायण याद करना स्टार्ट कर दोगे, रटना स्टार्ट कर दोगे। लेकिन अगर आपको सही तरीका पता है पढ़ने का, समझने का, तो आप क्या करोगे, बेसिकली सबसे पहले ये करोगे कि सारे के सारे कीवर्ड्स को हाईलाइट करते जाओगे। तो इस पूरे पैराग्राफ में जहाँ पे हो सकता है 200-250 शब्द हों, वहाँ पे मैंने कीवर्ड्स हाईलाइट किए हैं। कीवर्ड्स कितने हैं, गिनो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 सब, ऑलमोस्ट कुल मिला के मैक्सिमम 20।
ठीक है। तो पूरे 200 से 250 वर्ड्स में से कितना, मान लो 250 वर्ड्स है, उसमें से सिर्फ आपको 20 शब्द याद करने हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब आपने 20 शब्द ये लिस्ट आउट कर लिए तो आपको जब लिखेंगे ना, उसमें लिखते समय बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि पहले इनहेरिटेंस पे लिखना है, फिर हाइब्रिडाइजेशन का जिक्र करना है, फिर गार्डन पी का जिक्र करना है, फिर सैंपल साइज का जिक्र करना है, इस पर एक सेंटेंस बना देना है। ठीक है। फिर जो सक्सेसिव जनरेशंस के प्लांट्स हैं उन पर जो एक्सपेरिमेंट किया था, री एक्सपेरिमेंट किया था मेंडल्स ने, उस पर एक लाइन बना देनी है। फिर अलग अलग ट्रेड्स जो लिए थे, सिलेक्ट किए थे मेंडल ने, उस पर दो लाइनें लिख देनी है। ठीक है। उसका आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कैसे कराया था उस पर लाइनें लिख देनी है। ठीक। फिर ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स क्या होती हैं उसके ऊपर 2 लाइनें लिख देनी है। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है उसके ऊपर। तो इस तरह से आपको क्या होता है, पता होता है कि अब क्या लिखना है, अब क्या लिखना है, अब क्या लिखना है, इसके बाद क्या लिखना है। तो इसके एक सीरियल और क्रम निर्धारित हो जाता है, तो ये आपको लिखने में बहुत आसान कर देता है। इस तरह से आप क्या है ना, अगर आपको 20 शब्द पता है कीवर्ड, तो आप 5 नंबर का क्वेश्चन बड़े आसानी से लिख दोगे। अगर पूरा ऐसे भी लिखने को आ जाए ना और आपके पास 50 शब्द हैं, तो 50 शब्द के साथ में आप पूरा ऐसे लिख डालोगे, कोई आपको परेशानी नहीं होने वाली। तो ये सबसे आसान तरीका होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं जो हमने स्ट्रेटेजी पहले अपनाई थी कि हर सेल्फ स्टडी को बेहतर करने के लिए हमारा मेन मकसद जो क्या होता है कि हर एक पैराग्राफ को हम इंडिविजुअली स्टडी करते हैं, उसमें कीवर्ड को हम हाईलाइट करते चलते हैं साथ में, और साथ ही हर एक पैराग्राफ को हम एक टाइटल देते हैं। तो इसी स्ट्रेटेजी के बेसिस पे हम मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को स्टार्ट करते हैं, इस टॉपिक को कवर करते हैं। ठीक है। फिर देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है, ये पैराग्राफ इट वॉज से स्टार्ट होके खत्म हुआ है इनहेरेंट इन देम तक। ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया है, जो कीवर्ड है उनको हाईलाइट कर दिया है। तो कैसे कि इसमें स्टार्टिंग की, अब इसमें और अगर साइंटिफिक स्टडी के हिसाब से अगर उसको और स्मॉल ब्रेक करें तो हम क्या करेंगे, लाइन वाइज इसको तोड़ते जाएंगे। हर एक पैराग्राफ में, हर एक लाइन में, मतलब इसकी और मैं आसान तरीके से आपसे कहूँ तो आपको क्या करना है, हमने पैराग्राफ में गए, ठीक, और पैराग्राफ से हम जाएंगे लाइन पे फोकस करेंगे। ठीक है। तो हर एक लाइन में हम देखेंगे कि क्या उस लाइन में कोई एक ऐसा कीवर्ड है। जैसे पहली लाइन में क्या है, इट वॉज ड्यूरिंग द मिड 19th सेंचुरी दैट द हेडवे वॉज मेड इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इनहेरिटेंस। तो पहली लाइन में जो कीवर्ड है वो क्या है, इनहेरिटेंस है, जो मैंने हाईलाइट कर रखा है। इसी तरह से हम कहते हैं कि ग्रेगोर जॉन मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए गार्डन पी यानी कि गार्डन मटर पर, ठीक है, किसके जरिए, हाइब्रिडाइजेशन के जरिए स्टार्ट किए। तो इसमें कीवर्ड क्या हो गया, हाइब्रिडाइजेशन हो गया। और ये इन्होंने 7 साल तक एक्सपेरिमेंट किया तो आप इसको भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है मेरे साथ किए तो आपके भी कीवर्ड साथ ही निकल गए, हो सकता है आपके 10 हों, ठीक है, या हो सकता है आप 2-4 छूट जाए तो आपके 5 ही हों। तो ये ऊपर नीचे हो सकता है, बट आपको जो प्रिंसिपल है वो सेम है। ठीक। तो पहली लाइन में कीवर्ड क्या है, इनहेरिटेंस है। दूसरी लाइन में कीवर्ड क्या है, हाइब्रिडाइजेशन का जिक्र किया है कि मेंडल ने 7 वर्ष तक जो गार्डन की जो मटर थी उस पर 7 वर्ष तक उसने एक्सपेरिमेंट किया, 1856 से लेकर 63 तक। ठीक है। उसके बाद उसने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के सिद्धांत दिए। जब मेंडल इन्वेस्टिगेट कर रहे थे यानी कि एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ठीक है, तो उन्होंने बेसिकली क्या देखा, एक पैटर्न देखा। वो पैटर्न का क्या देखा है वो उसमें आगे जिक्र करेंगे, लॉ में भी आएगा। तो पैटर्न बेसिकली क्या था कि जो अपोजिट ट्रेड्स, अलग अलग लक्षण जो उन्होंने लिए थे, ठीक है, उनमें उन्होंने देखा कि कुछ लक्षण एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी, दूसरी के बाद तीसरी पीढ़ी में कंटिन्यूसली दिखते जा रहे हैं। बट कुछ लक्षण ऐसे हैं जो एक पीढ़ी में दिखे, फिर दूसरी में नहीं दिखे, तीसरी में दिखे, फिर चौथी में नहीं दिखे, फिर 5वीं में दिखे। तो ये इस तरह के पैटर्न उन्होंने नोट डाउन किए और एक बहुत बड़ा डेटा तैयार किया, जिसको हम कह सकते हैं इकोनॉमिक में एक टर्म आता है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, यानी कि बहुत ज़्यादा डेटा कलेक्ट करके फिर उसको एनालिसिस करना, देखना कि उसमें जो एवरेज है वो क्या निकल के आ रहा है। ठीक है। उसमें सारा मैथ्स यूज़ करके उन्होंने प्रॉपरली उन्हें देखा कि डेटा आपको क्या बता रहा है, कौन सा पैटर्न सामने आ रहा है। उनका सैंपल साइज का मतलब होता है यहाँ पे कि किसी एक पौधे पर उन्हें एक्सपेरिमेंट नहीं किया था और न कि किसी सिंगल करेक्टर पर एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने अलग अलग लक्षणों के, अलग अलग ट्रेड्स के कई सारे पौधे लिए थे। तो उनका जो सैंपल साइज था, सैंपल साइज काफ़ी बड़ा था। ठीक है। इससे संभावना बढ़ गई कि इन्होंने जो निष्कर्ष दिया है, उन्होंने जो रिजल्ट दिए हैं उसके सही होने की या उनकी क्रेडिबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक। और दूसरा उन्होंने क्या किया कि जो भी रिजल्ट आ रहे थे उनको कंफर्मेशन के लिए, उनको सही करने के लिए, अपने निष्कर्ष को और प्रमाण के साथ पेश करने के लिए उन्होंने क्या किया, उस पर उसी पौधे को दोबारा एक्सपेरिमेंट में यूज़ किया।
ठीक है। दोबारा का मतलब क्या है, जैसे मान लिया ए और बी के बीच में उन्होंने क्रॉस कराया तो प्रजाति आई सी। अब उन्होंने क्या किया, सी के ही दो पौधे के बीच में क्रॉस करा दिया, फिर आया डी पौधा तैयार हुआ तो उन्होंने क्या किया, फिर दो डी पौधे के बीच में ही क्रॉस कराया। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया कि हर एक एक्सपेरिमेंट की जो ऑफस्प्रिंग सी उनके बीच में ही क्रॉस कराते चले गए, यानी हाइब्रिडाइजेशन कराते चले गए। इससे उन्होंने क्लियर पता चल गया कि जो लक्षण पहली पीढ़ी में आ रहा था वो दूसरी पीढ़ी में आया या नहीं आया। तो इसको कहते हैं एक्सपेरिमेंट ऑन सक्सेसिव जनरेशंस ऑफ हिज टेस्ट प्लांट्स। बात आ गई समझ में। तो इससे उनके रिजल्ट्स काफ़ी पॉइंटेड थे और काफ़ी क्रेडिबिलिटी थी उनकी, ठीक है, उनको माना जा सकता था। ऐसा नहीं है कि उन्होंने बेसिकली क्या हुआ, हवा में बात कह दी। अनसबस्टेंटिएटेड आइडियाज का मतलब होता है बिना प्रमाण के किसी बात को कहना। बट मेंडल के पास प्रमाण था क्योंकि उन्होंने कई सारी पीढ़ियों तक उनमें सेल्फ हाइब्रिडाइजेशन या क्रॉस पॉलिनेशन या आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कराया था। आगे बात समझ में इतनी, ठीक। और किस पे, टू अपोजिंग ट्रेड्स। अपोजिंग ट्रेड्स का मतलब क्या होता है कि एक लंबा है तो दूसरा जस्ट उसका अपोजिट यानी कि बौना होगा, बट है दोनों ही लंबाई के, ठीक है। क्योंकि बौने पौधे की भी लंबाई होती है, अगर मान लीजिए ड्वार्फ है तो इसकी भी लंबाई है, इसकी भी लंबाई है। फर्क क्या है, इसकी लंबाई ज़्यादा है इसलिए इसको हमने बोल दिया टॉल, और इसकी कम है इसलिए इसको बोल दिया ड्वार्फ। तो ये हो गई अपोजिट ट्रेड्स। और एक स्टेम हाइट क्या हो गया, एक लक्षण हो गया। तो यहां पे ध्यान रखना, कैरेक्टर क्या है, यहां पे हाइट है, और ट्रेट क्या है, ट्रेट क्या है यहां पे, ट्रेट है यहां पे टॉल एंड ड्वार्फ। टॉल, अरे लिख क्यों रहा हूं मैं, इसकी जगह ऑलरेडी लिखा है। तो टॉल और ड्वार्फ ये दोनों को दोनों क्या है, ये ट्रेट्स हैं। तो ट्रेट्स और कैरेक्टर में क्या डिफरेंस है ये आपको पता होना चाहिए। ट्रेट्स बेसिकली आता है किसके अंदर, कैरेक्टर के अंदर। अगर वेन डायग्राम से किसको हम समझे तो इतनी बात समझ में आई, ठीक है। तो कैरेक्टर का सब कैरेक्टर जो है वो अपने आप में कहलाता है ट्रेट। क्लियर, कोई डाउट है तो नीचे बताना है, कमेंट में दोबारा कोशिश करेंगे, ठीक। इतनी बात समझ में आई। तो टू अपोजिंग ट्रेट्स का मतलब समझ में आएगा, अपोजिंग ट्रेट्स का मतलब समझ में आ गया होगा सबको, ठीक। एक लक्षण के सब कैरेक्टर जो हैं वो क्या हो गए, उसके ट्रेट्स हो गए। जैसे इस टाइम हाइट लिया तो हाइट में लंबा पौधा और बौना पौधा, तो ये दो लंबे और बौने हो गए ट्रेट्स, और हाइट हो गई एक लक्षण। तो इस तरह से क्या हुआ, उन्होंने कई सारे लक्षण सिलेक्ट किए थे, कैरेक्टर सिलेक्ट किए थे मेंडल्स ने एक्सपेरिमेंट के लिए, ठीक। और मेंडल ने ऐसा नहीं है कि नेचुरली एक बार मटर बो दी उन्होंने गार्डन में फिर अपने आप होता रहा, ऐसा नहीं। उन्होंने इसके लिए क्या किया, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन का यूज़ किया था। इसको हम क्रॉस पॉलिनेशन भी कहते हैं। आर्टिफिशियल और क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, देखो इसको आसानी से समझो। मान लो ये बैगनी फूल है और ये सफ़ेद फूल है, तो मेंडल ने क्या किया, कैंची से इसके जितने भी एंथर थे, एंथर क्या होता है ये तो पता होगा ना सबको, पुमंग कहते हैं इसको हिंदी में, पुमंग, इनको कैंची से काट के अलग कर दिए। अब बचा फीमेल पार्ट जिसको हम कहते हैं जायांग, ठीक है। तो फीमेल पार्ट को हम क्या कहते हैं, जायांग, ठीक है। इसको एंड्रोसियम, एंड्रोसियम। अब छोड़ा क्या, बीच में जो एंड्रोसियम वाला पार्ट है ये वाला छोड़ दिया ये, और सारे के सारे जो मेल पार्ट थे, मेल पार्ट वो इन्होंने कट कर दिए, ठीक है। तो अब फीमेल को मेल मतलब यानी कि पॉलन्स की तो ज़रूरत पड़ेगी, तो अब ये पॉलन्स कहाँ से आएंगे, क्योंकि ये एंथर तो जा चुके हैं, यहाँ से तो पॉलन्स निकलेंगे नहीं, पॉलन है ही नहीं अब। तो मेंडल ने क्या किया, ये जो सफ़ेद पौधा था यहाँ से पॉलन्स लेके इसके ऊपर ट्रांसफ़र कर दिए, ठीक। तो अब आने इसके बाद में इस पे जो फलियाँ आई, फलियों से जो पौधे तैयार हुए, फलियों के अंदर जो बीज थे उससे जो पौधे तैयार हुए, तो उन्होंने मेंडल ने देखा कि इस सब में सारे के सारे बैगनी कलर थे, कोई भी वाइट कलर नहीं आया, सॉरी कोई भी वाइट कलर निकल के सामने नहीं आया। क्या हो गया, क्यों डिस्टर्ब कर रहा है बच्चों को, आगे बात समझ में। तो इससे क्या पता चल गया कि जो बैगनी कैरेक्टर है ये पहली पीढ़ी में दिखा, जबकि सफ़ेद जो कैरेक्टर है, सफ़ेद जो लक्षण है, ये पहली पीढ़ी में नहीं दिखा। अब मेंडल ने क्या किया, फिर से इसी पीढ़ी के दो पौधों के ले लिया और इनके बीच में उसने उन्हें क्या किया, क्रॉस पॉलिनेशन करा दिया, ठीक है।
क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब समझ में आता ही होगा। क्रॉस का मतलब क्या होता है, ये साइन होता है ना क्रॉस का। इसका मतलब जब पॉलन्स दो अलग अलग पौधों से ट्रांसफर होते हैं एक दूसरे पे, तो उसको कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। लेकिन अगर एक पौधा ए है और इसकी दो अलग अलग ब्रांच, अगर एक ही पौधे के फ्लावर से दूसरे पौधे में ट्रांसफर हो रहे हैं, या एक ही पौधे के एक फूल से उसी पे ट्रांसफर हो रहे हैं पॉलन्स, तो उसको हम कह देते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। क्योंकि जो पॉलन्स आ रहे हैं उसी पौधे के हैं, उसी पौधे के एक फूल से दूसरे फूल पर ट्रांसफर हो जा रहे हैं, कोई अदर वेराइटी या अदर स्पीसीज से ट्रांसफर नहीं हो रहे। ठीक है, तो सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब समझ में आ गया होगा। क्योंकि ये दोनों अलग अलग पौधे हैं, इसलिए इनके बीच में जो हाइब्रिडाइजेशन होगा उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। ठीक, तो मेंडल ने क्या किया था, आर्टिफिशियल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मेंडल खुद कट करके ट्रांसफर कर रहे हैं किसको, पॉलन्स को। तो ये हो गया आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन दोनों सेम। आर्टिफिशियल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन है, मेंडल ने अपने हाथों से वो उमंग या फिर एंथर्स काटे थे। क्रॉस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर ट्रांसफर किए जा रहे हैं। ठीक, इतनी क्लियर समझ में आ गई बात। अब बात करते हैं ट्रू ब्रीडिंग प्लांट, पी लाइन्स। ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स का मतलब क्या होता है, देखो जैसे अगर मैं कहता हूँ ये बैगनी कलर का जो पौधा है ये ट्रू ब्रीडिंग लाइन है, इसका मतलब क्या है, अगर मैं दो बैगनी पौधों के बीच में पॉलिनेशन कराऊंगा, मतलब मेटिंग कराऊंगा, तो आने वाली पीढ़ी में भी अगर बैगनी निकल के आता है पौधा, ठीक, तो ये क्या हो गया, ट्रू ब्रीडिंग हो गया। और सिर्फ एक जनरेशन तक नहीं, मेंडल ने जो बैगनी अगली जो मान लिया, इसको F1 पीढ़ी मान लिया और इसको मान लिया F2 पीढ़ी। फिर अगर F2 पीढ़ी के दो बैगनी पौधों के बीच में क्रॉस कराया, फिर F3 पीढ़ी में, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, फिर F3 पीढ़ी में भी बैगनी निकल के आया, F4 में भी बैगनी निकल के आया, F5 में भी बैगनी आ रहा है। इसका मतलब क्या है, हर एक जनरेशन में एक ही कलर निकल के आ रहा है, कलर का डेविएशन नहीं हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स। मतलब वो प्लांट की जो ब्रीड है वो एकदम ट्रू है, प्योर है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। क्लियर, ये बैगनी के साथ भी हो सकता है, व्हाइट के साथ भी हो सकता है। दो व्हाइट पौधों के बीच में, ये व्हाइट और ये व्हाइट, दो व्हाइट के पौधों के बीच में पॉलिनेशन कराओगे, फिर जो पहली जनरेशन आएगी ये भी व्हाइट आएगी, W मतलब व्हाइट। फिर पहली जनरेशन के दो पौधों के बीच में कराओगे, फिर जो दूसरी जनरेशन आएगी वो भी व्हाइट आएगी। फिर दूसरी जनरेशन के दो पौधों के बीच में कराओगे, फिर जो तीसरी जनरेशन आएगी वो भी व्हाइट आएगी। तो इसका मतलब क्या है कि ये भी अपने आप में ट्रू ब्रीड है। ये बात समझ में आ गई। तो मेंडल ने जो करैक्टर चूज किए थे, जैसे ये लंबे बौने, ठीक है, और फूल का साइड ब्रांचों पे आना, या मेन ब्रांच मेन कली पे आना, ठीक है, या फिर फली का पीला और हरा होना, फूल का सफ़ेद और बैगनी होना, बीज का हरा या पीला कलर, या बीज का सिकुड़ना या फिर राउंड होना, ये सारे के सारी क्या थी, ट्रू ब्रीड लाइन्स थी। आ गई बात समझ में ना। तो यहाँ पे क्लियर हो गया। तो यहाँ पे फिर ये बताया गया है कि ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स क्या होती है। उस ब्रीड को ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स कहते हैं जो कई सारी जनरेशन तक अगर उसमें सेल्फ पॉलिनेशन कराया जाए तो वो एक स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस को एक्सप्रेस करती है। स्टेबल ट्रेट का मतलब हो गया, मैंने बताया था ना, लक्षण का सब लक्षण क्या होता है, ट्रेट होता है। ठीक है, जैसे फ्लावर कलर में उसका बैगनी एक ट्रेट हो गया, तो आने वाली कई पीढ़ी तक अगर बैगनी कलर का ही आता है तो इसका मतलब है वो स्टेबल है। और वंशागति में यानी कि इनहेरिटेंस में वही कैरेक्टर दिख के आ रहा है, वही ट्रेट सामने आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस। ठीक, एंड एक्सप्रेशन का मतलब जो आपको दिख रहा है कई सारी जनरेशन तक, जो मैंने आपको अभी बताया। तो इस तरह से मेंडल ने 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज यानी मटर के वेराइटी सेलेक्ट की थी। अब 14 कैसे हुई, देखो सामने ही दिख रही है आपको 14 कैसे हुई, 1 2 3 4 5 6 7। तो एक 7 है डोमिनेंट ट्रेट और 7 है रिसेसिव ट्रेट। डोमिनेंट रिसेसिव क्या है इसकी हम बात करेंगे, अभी फिलहाल इसमें एक लाइन खींच दो, तो जो 7 एक तरफ होगी 7 एक तरफ होगी, तो 14 ट्रू ब्रीडिंग लाइन ट्रेट होगी। ठीक है, ट्रू का मतलब क्या है, अगर दो रिंकल
बीज वाले पौधों के बीच में आप सेल्फ पॉलिनेशन कराओगे तो आने वाली कई सारी जनरेशन तक ये उसके जो बीज होंगे वो सिकुड़े हुए ही होंगे। इसी तरह से जब आप गोल बीज की दो वेराइटीज के बीच में आप सेल्फ पॉलिनेशन कराओगे तो आने वाली कई सारी पीढ़ियों में गोल बीज ही आएंगे। इसी तरह से दो बैगनी कलर के बीच में अगर क्रॉस पॉलिनेशन कराओगे तो आने वाली कई सारी जनरेशन तक फूलों का कलर बैगनी ही होंगे। इसी तरह से सो ऑन। आगे बात समझ में? तो 7 डोमिनेंट ट्रेट, 7 रिसेसिव ट्रेट, ये हो गई 14 ट्रेट्स। और यही बात कर रहे हैं कि मेंडल ने जो सिलेक्ट की थी 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटी सिलेक्ट की थी। अब डोमिनेंट और रिसेसिव क्या है इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। डोमिनेंट उन कैरेक्टर्स को कहते हैं जब दो अलग अलग कैरेक्टर्स को आपस में पॉलिनेशन कराया जाता है तो पहली पीढ़ी यानी F1 पीढ़ी में जो लक्षण सामने आता है उसको हम डोमिनेंट कहते हैं, जो पहले सामने आ जाए। ठीक है, जैसे मान लिया आपने, इधर समझ लेते हैं इसको, जैसे मान लिया आपने एक गोल बीज और एक सिकुड़े हुए बीज के बीच में आपने क्रॉस पॉलिनेशन कराया तो पहली पीढ़ी F1 में जो पौधा होगा उसका बीज कैसा होगा? गोल दिखा अगर तुम्हें। इसका मतलब क्या है कि गोल वाला जो लक्षण है वो डोमिनेंट है। अब उसको रिसेसिव क्यों बोल दिया? वो इसलिए बोल दिया कि जब F1 पीढ़ी के दो गोल वाले पौधों के बीच में हमने क्या कराया? क्रॉस कराया, तो F2 पीढ़ी, तो दूसरी पीढ़ी जो आई, दूसरी पीढ़ी में क्या था? 3 गोल बीज थे और एक सिकुड़ा हुआ बीज था। तो जो सिकुड़ा हुआ बीज है इसका मतलब ये था कि जो सिकुड़े हुए बीज के जीन थे वो पहली पीढ़ी में थे तो सही, लेकिन सामने एक्सप्रेस नहीं हो पाए। ठीक है, एक्सप्रेस कौन सा हुआ? गोल वाला। तो गोल वाला डोमिनेंट हो गया और जो दूसरी पीढ़ी में निकल के सामने आया उसको हमने बोल दिया रिसेसिव। तो ये हुआ डोमिनेंट और रिसेसिव का मतलब। अब इस पूरे को समराइज करते हैं कि मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के पहला पैराग्राफ इट वॉज से लेके इनहेरेंट इन देम तक, इसमें कीवर्ड कितने हमने हाईलाइट किए हैं आपको सामने दिख रहे होंगे। तो आपको इसमें क्या याद रखना है? सिर्फ ये 3-4 कीवर्ड याद रखने हैं कि इनहेरिटेंस जिस पर मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किए थे और किस तरह से हाइब्रिडाइजेशन के जरिए किए थे। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब दो अलग अलग पौधों के बीच में क्रॉस पॉलिनेशन कराना। कौन सा पौधा सिलेक्ट किया था? मटर का पौधा सिलेक्ट किया था। कितने साल तक एक्सपेरिमेंट हुआ था? 7 साल तक हुआ था। उसका सैंपल साइज काफ़ी बड़ा था। काफ़ी बड़ा का मतलब होता है कि उन्होंने 14 ट्रू ब्रीडिंग प्लांट वेराइटी ली थी, तो सैंपल साइज काफ़ी बड़ा हो गया। और दूसरा, उन्होंने कई सारी जनरेशन, सक्सेसिव जनरेशन्स में भी उन्होंने री एक्सपेरिमेंट किया था। ऐसा नहीं कि एक बार कर लिया फिर जो F1 पीढ़ी है उसके बाद F1 पीढ़ी के पौधों में क्रॉस पॉलिनेशन ही नहीं कराया। ठीक है, तो ये इन्होंने ये सारे के सारे कीवर्ड हमें समझ में आ गए, तो हमें एक आइडिया लग गया कि हमें किस तरह से इस चीज़ को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, और सैंपल साइज के बेसिस पे फिर उन्होंने क्या किया था? 2 अपोजिट रेट्स के बीच में क्रॉस पॉलिनेशन कराया। और क्रॉस पॉलिनेशन का तरीका क्या था? आर्टिफिशियल था, जिसमें उन्होंने खुद एंथर को कट करके दूसरे प्लांट से पोलन्स को ट्रांसफ़र किया था। और इसमें जो भी वेराइटी ली गई थी सारी की सारी ट्रू ब्रीड थी। ट्रू ब्रीड का मतलब है वो उनमें कोई भी अदर कलर के जीन या अदर ट्रेड्स के जीन नहीं थे। और दो मतलब जो करेक्टर थे, जो ट्रेड थी वो क्या थी? स्टेबल थी। स्टेबल का मतलब हर एक जनरेशन में वही ट्रेड सामने आ रही थी। ऐसा नहीं कि 2 जनरेशन में वो ट्रेड आई फिर तीसरी में बदल गई। ठीक है, इसलिए वो स्टेबल थी। तो ये पूरा का पूरा एक तरीका क्या हो जाता है चीज़ों को समझने का। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड लेक्चर जेनेटिक सीरीज़ का, जिसमें हमने मेनली क्या समझा कि सेल्फ स्टडी में या बुक को पढ़ते समय हमें किस तरह से किन चीज़ों का ध्यान देना है और किस तरह से चीज़ों को समझना होता है और किस तरह से नोट्स तैयार करने होते हैं। तो अब हम जब आप नोट्स बनाएंगे तो नोट्स में हम पूरी रामायण नहीं लिखेंगे। हम नोट्स में सिर्फ क्या लिखेंगे? इस टॉपिक का नाम लिख देंगे और उसके बाद हमने जो, जैसे मैं लिख के बताता हूँ आपको, मान लिया मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। अब अगर इसके मैंने नोट्स बनाना है तो मैं क्या करूँगा? पूरी रामायण तो मैं नहीं लिखूंगा। ठीक है, मैं क्या करूँगा? इसमें जो मैंने कीवर्ड अंडरलाइन किए हैं, हाईलाइट किए हैं, उनको मैं लिखूंगा। जैसे इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस को लिख दिया। ठीक है, सेकंड में हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन। तीसरा कीवर्ड क्या था? गार्डन पी,
ठीक है। दूसरा आपके लिए ये भी हो सकता है कि 7 ईयर्स तक एक्सपेरिमेंट किए थे उन्होंने, आप ये भी लिख सकते हो। ठीक है, मैंने पहले बोला था ना कि शब्द एक दो शब्द ऊपर नीचे हो सकते हैं, आपके बढ़ भी सकते हैं घट भी सकते हैं। ठीक है, इसके बाद लार्ज सैंपल साइज, लार्ज सैंपल साइज। अगला कीवर्ड क्या हो जाएगा? एक्सपेरिमेंट ऑन सक्सेसिव जनरेशन, एक्सपेरिमेंट ऑन सक्सेसिव जनरेशंस। ठीक, अगला कीवर्ड क्या हो जाएगा? टू अपोजिंग ट्रेड्स। इसके बाद अगला कीवर्ड क्या हो जाएगा? अरे क्यों बच्चों को परेशान कर रहे हो जनाब? अगला कीवर्ड हो जाएगा आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, पॉलिनेशन। ठीक है, इसके साथ आप ये भी लिख सकते हो क्रॉस पॉलिनेशन, मैंने बता दिया है क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है। इसके बाद ट्रू ब्रीड्स, ये आपका एक कीवर्ड हो जाएगा। ठीक है, फिर सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन ये कीवर्ड हो जाएगा। लास्ट कीवर्ड क्या हो जाएगा? 14 ट्रू ब्रीड्स वैराइटीज। आगे बात समझ में? तो ये कुल मिला के आपका सारा का सारा जो पैराग्राफ है 250-300 शब्द कितने में सिमट गए आपके? 20 से 25 में, जो भी होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो जो आपके सामने है ये आपका क्या है? ये हो गए आपके नोट्स। तो अब इस पे आप 5 नंबर का क्वेश्चन आराम से लिख सकते हो। तो ये था सेकेंड लेक्चर का मेन ऑब्जेक्टिव, जिसमें हमने ये भी समझा कि मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में मेंडल ने किस तरह से शुरुआत की, किस तरह से उन्होंने मटर के पौधे को चुना, और मटर के पौधे में उन्होंने कौन कौन से ट्रेड्स को चुना। ठीक है, साथ में हमने ये भी समझा कि किस तरह से हम एक पैराग्राफ को, एक टॉपिक को समझते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ नोट करने लायक होती है, नोट्स कैसे तैयार किए जाते हैं, और आंसर लिखते समय हाँ लास्ट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, अब जब आप आंसर लिखोगे तो इसी हायरार्की में आंसर लिखोगे, तो आपका आंसर एक प्रॉपर वेल मैनर्ड स्ट्रक्चर्स वे में होगा। पहले आप इनहेरिटेंस पे लाइन लिखोगे, फिर हैबिटाइजेशन पे, फिर गार्डन पी पे, 7 ईयर्स पे। ठीक है, तो इस तरह से आप लिखते जाओगे और आपका टॉपिक भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, जिसपे हम बात करेंगे अगले इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन की। इनकी हम बात कर चुके हैं, आपको याद होगा, कंट्रास्टिंग ट्रेड स्टडीड बाय मेंडल्स इन पी प्लांट, ये हम पहले ही बात कर चुके हैं। साथ है स्टेम हाइट, फ्लावर पोजीशन। इसको याद करने का तरीका बड़ा आसान है, ये मैं सेकंड लेक्चर में बताऊंगा आपको। बहुत आसान है, बिल्कुल दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान है नेचुरल वे में। इसकी किताब की तरफ ना देखें, नेचर की तरफ देखोगे तो आपको बड़े आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अब सेकंड लेक्चर में। और हाँ, फीडबैक ज़रूर दे देना, क्या चीज़ इसमें अभी भी इम्प्रूव की जा सकती है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो अभी भी थोड़ा सा आपको टफ लगी, उसको और आसान करने की ज़रूरत है, इतना बता दोगे और तो इम्प्रूवमेंट जल्दी हो जाएगा।